नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। 66वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुका है। अभी ज्योग्राफी का तीसरा नंबर का सेट है, इसका डिस्कस मैं आज करने वाला हूं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न आज हम लोग देखते हैं। आप भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नीचे हमारा नंबर दिया गया है 9709774739। इस पर अपना नाम और प्लेस लिख करके भेजें और हमारे व्हाट्सएप टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने। ठीक है, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एटलस के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से इस का आज मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए विस्तार से। पहला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना से कितना तक है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट, इसी के बीच में भारत है। कैसे है, चलिए इसको हम अच्छे से देखते हैं। ये देखिए हमारा प्यारा सा भारत है और आप जानते हैं कि देशांतर और अक्षांश रेखा, ऊपर से जो नीची रेखा खींची गई है, ऊपर से जो भी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। और पूरब से पश्चिम ये जो रेखाएं हैं, ये सभी आपका अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। ये देखिए प्यारा सा भारत है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ का विस्तार अगर देखेंगे तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है, इस वाले में जो पूरब दिख रहा है आप लोगों को, इस वाले पोजीशन पर जो आपका सबसे पूरब का राज्य है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम का जो राज्य है वो हो जाएगा आपका गुजरात यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा को देखेंगे कि लगभग कितना तक है, क्या लिखा है इन दोनों रेखा में। ठीक है, तो ऊपर की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 70 डिग्री आपका राजस्थान वाले एरिया से दिख रहा है। ये जो ऊपर दिख रहा था यहाँ पर 70, तो यहाँ पर राजस्थान है, और भी इधर जाएंगे तो और भी कम हो जाएगा। और सबसे पूरब देखिए 98 के आसपास दिख रहा है, और ये आपका पूरब वाला एरिया है। तो कुल मिलाकर के देशांतर विस्तार की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से यह एग्जैक्ट होता है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न भी है। निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। इस प्रश्न को अच्छे से देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर सी नंबर है, 6 डिग्री 4 मिनट से। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से होना चाहिए, तो इसका विस्तार से अभी मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर होगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। सी इसका राइट है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग विस्तार से। ये हमारा प्यारा सा भारत है, और सबसे नीचे वाले पोर्शन पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं भारत का जो मुख्य भूमि है, ये वाला पार्ट तमिलनाडु, दक्षिण भारत का सबसे नीचे वाले छोर, यहाँ पर जो दक्षिणतम बिंदु है यह नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास है। ठीक है, भारत का यह जो मुख्य भूमि है यह 8 डिग्री, यहाँ पर जो दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, मुख्य भूमि यहाँ से। ठीक है, लेकिन संपूर्ण भारत का यह भी क्षेत्र आता है अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर आपका सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यहाँ से लेना पड़ेगा। तो 6 डिग्री से लेकर और सबसे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखेगा 36 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, तो 37 डिग्री आ जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास तक। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा 6 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री वाला। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर, देख लीजिए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश क्या होता है, चलिए जरा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को हम लोग एक बार जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे
कि देशांतर और अक्षांश को हमने समझाया होगा। ठीक है, ये जो आपका रेखा है ये आपका अक्षांश रेखा है जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा आपका देशांतर रेखा है। ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री पर होता है। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं, और भूमध्य रेखा से जितने भी ऊपर हैं ये आपका उत्तर कहलाता है, और ये आपका दक्षिण तरफ है इसीलिए ये आपका दक्षिण कहलाता है। तो ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश और ये हो गया दक्षिणी अक्षांश। इस हिसाब से वहां पर जो भारत है, भारत से आपका कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, तो भारत यहाँ पर है, भारत इस वाले पोजीशन पर आएगा, इसलिए भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। एटलस का अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़िए और हमें फ़ोन कर सकते हैं एटलस के क्लास के लिए। ओनली एटलस हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं मैप के माध्यम से। उसका PDF हमारे पास है। जो भी आप लोग अभी मैप वगैरह सब देख रहे हैं वो उसी का पार्ट है जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपको समझाया है। PDF अगर आप लोग प्राप्त करेंगे उसका एटलस का तो बहुत ही क्लियर दिखेगा। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न है, विश्व में कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2.4%। ये आप लोग जानते भी होंगे। चौथा नंबर का प्रश्न है, भारत की उत्तर छोर से दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 3200 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसमें गलत आंसर आप लोग को गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और यह कहाँ पर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये वाला देखिए। अगर वीडियो की क्वालिटी आपको कम लग रही है, सेटिंग में जाकर के आप जो 3 बिंदा होता है राइट कॉर्नर पे, सेटिंग में जाकर के आप उसे क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंदिरा पॉइंट दिख रहा होगा। ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इस वाले रीजन में भी हम लोग देख सकते हैं सबसे नीचे वाले पॉइंट को यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई में कौन सी है? ठीक है, सबसे दक्षिणतम पार्ट जो पूछा गया है भौगोलिक रूप से भारत में, वह कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, निकोबार द्वीप समूह, मतलब अंडमान और निकोबार। इसमें 2 नाम आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 नाम नहीं बल्कि एक नाम दिया गया है निकोबार, तो कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि निकोबार अलग है और अंडमान अलग है। चलिए मैं इसको डिटेल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, अंडमान अलग और निकोबार अलग कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा ये आपका अंडमान द्वीप समूह है, और नीचे जो दिया है यहाँ पर निकोबार लिखा हुआ है, नीचे आपका निकोबार द्वीप समूह लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो अंडमान ऊपर है और नीचे निकोबार द्वीप समूह है, दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच में यहाँ पर एक प्रश्न भी है, 10 डिग्री चैनल। एक प्रश्न आपको पूछा भी गया है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी डिग्री चैनल अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। कभी कभी एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो यहाँ पर आंसर होता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच आपका 10 डिग्री चैनल है। कौन कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछते रहते हैं। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच ही आपका 10 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एटलस पढ़ना चाहते हैं, मानचित्र का अध्ययन करना चाहते हैं, इसी तरह से मैं पूरा वर्ल्ड का अध्ययन करवा सकता हूं, आप लोग हमसे जुड़िए, हमें फ़ोन करके इसका क्लास का डिटेल पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत का दक्षिणी नोक है,
ठीक है, तो कौन सा है दक्षिणी नोक, चलिए हम आप लोग देख लेते हैं। यहाँ तो आंसर हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पर दिख रहा है कैमोरिन। तो इसको मैप पर देख लेते हैं कि भारत का दक्षिण नोक आखिर है कहाँ। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत। चलिए बड़ा वाला मैप में आ जाते हैं। एटलस का ही यह सब पार्ट है, एटलस में ही आपको ये सब दिखेगा जो दिख रहे हैं। आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु यहाँ पर दिख रहा है, कन्याकुमारी ये तमिलनाडु राज्य है, ये केरल राज्य है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, इसका सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। कैमोरिन अंतरीप यहाँ पर, और यहाँ पर क्रोकोडाइल रॉक। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कैमोरिन अंतरिप जो सबसे दक्षिण वाला पार्ट है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमोरिन अंतरिप। एटलस का डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए बगल में आपको मन्नार की खाड़ी भी दिख रहा होगा, पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न। यहाँ पर पंबन चैनल दिख रहा होगा, पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न। पाल्क जल संधि ऊपर दिख रहा होगा, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अस्थामुड्डी कायल झील किस राज्य में है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह से तमिलनाडु से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कालाकाड नेशनल पार्क है, मुंडनथोरी टाइगर रिजर्व है, पेरियार नेशनल पार्क है। ठीक है, अगर एटलस की क्लास आप लोग करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करें जो भी करेंगे उसको मैं फ्री में एटलस का क्लास प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उसका स्क्रीनशॉट हमको भेजना पड़ेगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपने शेयर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। सात के बाद 8वां नंबर का प्रश्न है, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत और श्रीलंका। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। चलिए इसको एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जल डमरू मध्य मतलब जल संधि होता है। यहाँ पर देखिए पाक जल संधि दिख रहा है, ये आपका प्यारा सा भारत है और ये आपका श्रीलंका है। यहाँ पर पाक जल संधि दिख रहा है जिसको पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। जल डमरू मध्य क्या होता है, इस वाली आकृति। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आकृति बन रही है, तो ये जो आपका बना ये आपका डमरू आकार का बनता है, जिसके कारण इसको जल डमरू मध्य नाम दिया गया है। एक्चुअल में यह बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है, यह आपका पाक जल डमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। नौ नंबर का प्रश्न है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दक्षिण और छोटा अंडमान। यह जो है 10 डिग्री चैनल के पास ही है। चलिए मैं इसको आप लोग को दिखा देता हूं। ठीक है, ये जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, इन्हीं दोनों के बीच में डंकन पास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अंडमान और डंकन अंडमान के मध्य में। इसको डक्कन पास भी कहा जाता है, इसको 10 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं मैप के माध्यम से। आप लोग चाहे तो मैप का क्लास अलग से ले सकते हैं। दस नंबर के प्रश्न आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से पृथक हुए हैं। राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल। अभी तुरंत हमने आपको दिखाया था 10 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, क्योंकि इसका 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसका राइट आंसर ई नंबर हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन के हिसाब से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। चलिए इसको मैप पर हम लोग देख लेते हैं। कर्क रेखा से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा प्यारा सा भारत है और ये देखिए गुजरात से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। यहाँ पर
डॉट 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 जो लाइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए कितने राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, इसी का ऑप्शन था, यही राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल 7, त्रिपुरा 8 और मिजोरम 9। तो कुल मिलाकर के 9 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, झारखंड। 13 नंबर का प्रश्न है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश की दक्षिणी, इसका राइट आंसर है ए नंबर, देश के दक्षिण से आधे भाग जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को चलिए मैं समझाता हूं कि उष्णकटिबंधीय शीतकटिबंधीय क्या होता है। ठीक है, ये जो मैप है आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो अक्षांश जो रेखाएं हैं ये आपका 0 डिग्री है और यहाँ से आपका 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा खींचा गया है और यहाँ पर आपका नीचे में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा खींचा गया है। ठीक है, इनके बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नाम दिया गया है। ठीक है, इसीलिए जो भारत है आपका इस वाले पोजीशन पर ही है, थोड़ा सा भूमध्य रेखा से ऊपर 8 डिग्री के लगभग से स्टार्ट हो जाता है भारत, 6 डिग्री 4 मिनट से एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले पोजीशन में आपका भारत है और यह जो आपका ज़्यादातर क्षेत्र पड़ता है कर्क रेखा के नीचे वाला पार्ट, साउथ जो इंडिया वाला क्षेत्र पड़ता है वो उष्णकटिबंध का पार्ट है। उष्ण मतलब गर्मी, गर्मी वाला क्षेत्र इंडिया में दक्षिण भारत में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में, इसको ज्योग्राफी क्लास में हम लोग डिटेल में देखेंगे। एटलस में बहुत सारा पार्ट इसको समझाना पड़ता है। आप लोग एटलस क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में आते हैं। कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, श्रीनगर। इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, क्योंकि चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर बहुत दूर है। वैसे भी आप लोग को अंदाजा लग गया होगा। वैसे अगर बहुत ही टफ बनाना होता प्रश्न को तो इससे सटे इलाके और भी दे सकते थे हम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कर्क रेखा के पास कौन कौन से शहर हैं। ये है हमारा प्यारा सा भारत और इसमें देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से शहर आपको दिख रहा है। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपको यहाँ पर देखिए, गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वह कर्क रेखा के दक्षिण में है। भोपाल यहाँ पर है, यह भी दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर थोड़ा सा दूर है और जो रांची है इसके बारे में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि कौन सी राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। इसका राज्य है झारखंड और यह है रांची। ठीक है, और कोलकाता देखिए यह भी नीचे है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से प्रश्न को सेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनाए जा सकते हैं कि निम्न में कौन सा कर्क रेखा पर स्थित है, कौन सा कर्क रेखा के उत्तर है, कौन सा कर्क रेखा के दक्षिण है, कौन सी राजधानी, कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर है, कौन सा नज़दीक है। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यह एटलस से ही संभव हो पाएगा, इसको ऐसे प्रश्नों को रटने से कुछ नहीं हो पाएगा। आप ज्योग्राफी को रटने का प्रयास मत कीजिए, मैप से इसको समझिए, मैप अपने घर में लगाइए, मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे वाले प्रश्न में हम लोग आते हैं। पंद्रह नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से विशाखापत्तनम। चलिए देखते हैं, मुंबई और विशाखापत्तनम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि कोलकाता और श्रीनगर तो बहुत ऊपर है। भूमध्य रेखा मतलब बीच से, जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है और भारत यहाँ पर है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में आपको विशाखापत्तनम देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह यहाँ पर दिख रहा है
और यहाँ पर आपका मुंबई है, तो मुंबई इससे ऊपर है। ठीक है, तो नीचे जितना जाएंगे भूमध्य रेखा के उतना करीब होते चले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोलह नंबर का प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूरब में इसका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। अभी मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था। चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, यहाँ देखिए तमिलनाडु, ये राज्य है आपका तमिलनाडु, ये राज्य है तमिलनाडु, और यहाँ तमिलनाडु के पूरब में दिख रहा है मन्नार की खाड़ी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का डिस्कशन, आप लोग इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंबात की खाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपीएससी में भी इस टाइप के प्रश्न को पूछे जा चुके हैं। खंबात की खाड़ी, इसका राइट आंसर दिख रहा है डी नंबर, भावनगर से सूरत। चलिए देखते हैं कि खंबात की खाड़ी कहाँ पर है। खंबात की खाड़ी, चलिए ये देखिए हमारा प्यारा सा गुजरात दिख रहा है, और इसी के बीच में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन याद कीजिएगा तो कभी याद नहीं रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बदल बदल के पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था खंबात की खाड़ी किसके किसके बीच है? भावनगर और भरूच के बीच। और इस बार का प्रश्न क्या है? भावनगर और सूरत के बीच। यहाँ पर आपका सूरत दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए नर्मदा लिखा हुआ है, नर्मदा नदी आकर के इधर से ही आकर के मिलती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ये अरब सागर वाला रीजन है, और यहाँ पर दादरा नगर हवेली है, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट रीजन है यह। और यहाँ पर देखिए सोमनाथ मंदिर मिल जाएगा, ये गुजरात राज्य है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात राज्य में है। पोरबंदर बंदरगाह भी गुजरात राज्य में है। वेलवादर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है। इस तरह से आप लोग को एटलस में जब डिटेल में पढ़ना होगा तो इसी तरह से पढ़ाई होगी। यहाँ देखिए खंबात बंदरगाह, यह भी गुजरात राज्य में है। जामनगर, यह भी गुजरात राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में ही है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से भावनगर और सूरत। भावनगर और भरूच भी हो सकता था अगर वैसा ऑप्शन रहता तो। चारों ऑप्शन को हम चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसी को देखिए। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कितने देशांतर तक स्थानीय समय है? भारत का मानक समय कितने देशांतर तक स्थानीय समय है? ठीक है, इसका जो देशांतर रेखा का मान रखा गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पश्चिमी देशांतर भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो गलत होता है। यहाँ पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत हमारा लंदन जो है 0 डिग्री उससे पूरब स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए आपका पूरब हो जाएगा। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ऊपर में आपको 86 डिग्री 82 डिग्री दिख रहा होगा, तो 82.5 इस वाले रीजन में लेकर के आइए। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद के आसपास मिल जाएगा 82.5 डिग्री का लाइन, जहाँ से भारत का समय रेखा फिक्स किया गया है। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा कभी, या फिर एटलस का क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, उसमें हो जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप एटलस से पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी का एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ये हमारा वादा है और विश्वास भी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? अभी तुरंत हमने डिस्कस करके इसको देखा है, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय संभावित होगा कितना बजे?
ठीक है। तो सौराष्ट्र आपका है गुजरात में, यह बात जान लीजिए। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? सबसे पूरब। ये देखिए भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में देख लीजिए फर्क आप लोग। ये है भारत और ये है सबसे पूरब वाला छोर और ये है सबसे पश्चिम वाला छोर। यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर आपका गुजरात वाला क्षेत्र है। तो इसमें देखिए 6 बजे अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है तो यहाँ सौराष्ट्र गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा? इसका राइट आंसर 8 नंबर होगा। कहिए क्यों? क्योंकि आपने देखा था लगभग 67-68 से स्टार्ट होता है, 67 डिग्री से स्टार्ट होता है भारत का देशांतर यहाँ से और लगभग 97 पर खत्म होता है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वह कितना का होता है? 30 डिग्री का। कितने का होता है? 30 डिग्री का। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। इसका डिटेल हम लोग एटलस में देखेंगे कैसे हुआ। ठीक है, बस इतना जानिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। मतलब कि 15 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से लेकर 67 से 97 तक पहुँचने में कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे का समय। तो मतलब कि 6 बजे यहाँ सवेरा हो रहा है तो यहाँ पर 8 बजे सवेरा होगा। तो कभी कभी एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, भारत से पूर्वी समय और पश्चिम समय में कितने का अंतर है? तो 2 घंटा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। और एटलस अगर पढ़ना चाहते हैं तो देखिए ये सारा एटलस का ही पार्ट है। एटलस का पीडीएफ मिल जाएगा तो उसमें बहुत ही और क्लीन दिखाई देगा। पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप लोग उस क्लास से जुड़ेंगे तभी। वो चार्जेबल क्लास होगा। 100 में मैं आपको पूरा एटलस पढ़ा दूंगा। ठीक है, और वैसे विद्यार्थी जो इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोनों चीज़ हमको दिखा देंगे, तो मैं उनको फ्री में इस ग्रुप से जोड़ दूंगा जिसमें मैं एटलस पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा कुछ आपका एटलस का ही पार्ट है। कौन सा एटलस? ऑक्सफोर्ड वाला। फर्स्ट वाला वीडियो में हमने आपको दिखाया था। चलिए एटलस का एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला एटलस है। ठीक है, 200 पेज है इसके। इसका चार्ज मैं 100 केवल लूंगा पूरा एटलस पढ़ाने का। और मैं वादा करता हूं कि एक भी ज्योग्राफी से प्रश्न छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, ये सारा कुछ फिजिकल मैप है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, सभी मैप मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ रात्रि।